हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। आज प्रैक्टिस सेट 3 लेकर हाजिर हुए। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अब्बास स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट में। जब आप लोग सीटेट पर दिसंबर 2024 की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगी। आज जो बात की जाएगी वह तीसरी प्रैक्टिस सेट के ऊपर बात किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आमोज़िशी माहसल की कोशिश होती है। किसकी? आमोज़िशी माहसल की कोशिश होती है कि आमोज़गार को इस काबिल बनाए कि वो, अब क्या है कि जो लर्निंग अचीवमेंट होता है उसकी क्या कोशिश होती है कि जो लर्नर होते हैं, जो विद्यार्थी या छात्र होते हैं, क्या है कि उनको इस काबिल बनाए कि वो काबिल क़द्र अंदाज में क़वायदी मालूमात हासिल कर सकें। या दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि काबिल क़द्र अंदाज में महारत हासिल करें। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तमाम महारतों की आमोज़िश की अक़ल तरीन सतह हासिल करें। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि काबिल क़द्र अंदाज में लिसानी अनासिर को हासिल करें। तो इसका जो सही जवाब होगा कि आमोज़िशी माहसल की कोशिश क्या होती है कि वह आमोज़गार को क्या है कि इस काबिल बनाए कि वो क्या है कि वो महारत हासिल करे, स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाए। ये क्या है, लर्निंग अचीवमेंट की कोशिश यही होता है कि बच्चे जो सीखें उससे संबंधित, उससे मुताल्लिक क्या करें, उसके अंदर महारत हासिल या स्किल डेवलप हो जाए, हुनर या कौशल उसके अंदर विकसित हो जाए। तो ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिसानी फार्मूले के हवाले से कौन दुरुस्त बयान है। अब देखिए ये 2024 का इतना लेंदी क्वेश्चन है। 2024 का सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया गया यहाँ पे कि किस लिसानी फार्मूले के हवाले से कौन बयान दुरुस्त है, कौन बयान दुरुस्त है। पहले ऑप्शन में क्या है कि तमाम बच्चे स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी या घर की ज़बान में शुरू करते हैं। अब गौर से पढ़िएगा इसको। क्या है कि तमाम बच्चे स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी घर की ज़बान में शुरू करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 ज़बानें सीख लेते हैं, कम से कम 2 ज़बानें सीख लेते हैं। अब देखिए जो NEP 2020 में जो से लिसानी फार्मूले से मुताल्लिक जो बात की गई थी, इस क्वेश्चन में सेम टू सेम उसी को उठाया गया। पहले ऑप्शन में क्या है कि तमाम बच्चे स्कूली तालीम का आगाज़ अंग्रेज़ी या घर की ज़बान में शुरू करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 ज़बानें सीख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तमाम बच्चे अपने उस पूरी तालीम का आगाज़ यहाँ पे स्कूली होगा, स्कूली तालीम का आगाज़ अपने रियासत की ज़बान में करते हैं, फिर वो बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। ठीक। तीसरे ऑप्शन में है कि तमाम बच्चे अपने स्कूली तालीम का आगाज़ हिंदी से करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तमाम बच्चे अपने स्कूली तालीम का आगाज़ अपने मादरी ज़बान घर की ज़बान में करते हैं और बाकी स्कूल मुकम्मल करते करते कम अज़ कम 2 मज़ीद ज़बानें सीख लेते हैं। तो जो से लिसानी फार्मूला जो ये कहता है कि क्या है कि हर हिंदुस्तानी बच्चे को 3 ज़बानें सीखना है। एक तो उसके घर की ज़बानें होगी और फिर जिसको हम क्या है उसकी मादरी ज़बान के नाम से भी जानते हैं, उसकी मकामी ज़बान के नाम से भी जानते हैं और उसके घर की ज़बान के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है, शुरुआत में पहले उसको मादरी ज़बान की तालीम दी जाए। जब भी बच्चा अपनी तालीम का आगाज़ करता है तो वह मादरी ज़बान से शुरू करता है, फिर वह स्कूल में जब जाता है तो उसको क्या है कि दूसरी एज अ सेकेंड लैंग्वेज और एज अ थर्ड लैंग्वेज, अगर वह हिंदी रियासत का है तो वह क्या है कि सेकेंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होगी या तो दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानें होगी, और अगर वह गैर हिंदी रियासत का है तो वह क्या है कि हिंदी दूसरी ज़बानें होंगी और फिर उसके बाद जो तीसरी ज़बानें होंगी वह अंग्रेज़ी या क्या है अंग्रेज़ी या अदर हिंदुस्तानी ज़बानें होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है लिसानी फार्मूले वाले, जो क्या मुकम्मल वीडियो उस पर बनाई गई है, जो ज़्यादा लेंदी नहीं है, 17 मिनट की है, 17 मिनट की, जो कि वो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। उसमें से लिसानी फार्मूले में सारी की सारी चीज़ों को आपको डिटेल के साथ बताया जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि से लिसानी फार्मूले के हवाले से कौन दुरुस्त है, उसका ऑप्शन जो होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, कि जिसमें क्या है कि तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ किससे करते हैं, मादरी ज़बान से करते हैं। किससे? मादरी ज़बान से करते
करते हैं, फिर वह स्कूल जब पहुँचते हैं तो धीरे धीरे कम से कम 2 मज़ीद ज़बानों को सीख जाते हैं। क्या है कि वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज हिंदी या थर्ड लैंग्वेज अंग्रेज़ी, या सेकंड लैंग्वेज क्या है कि अदर हिंदुस्तानी ज़बान, या थर्ड लैंग्वेज अदर हिंदुस्तानी ज़बानें वह धीरे धीरे सीख लेते हैं। ठीक, लेकिन उनकी पहली जो होती है वो मादरी ज़बान या मकामी ज़बान या जो घर की ज़बान होती है वही से लिसानी फार्मूले में पहली ज़बान वही मादरी ज़बान होती है, जिसका क्या वो स्कूली तालीम इसी में वो शुरू भी करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी के हवाले से ज़बान की तालीम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है, कौन गलत है, इसमें हमें पहचानना है। कि से लिसानी फार्मूले के तहत क्लासिकी ज़बान की तालीम, फिर दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि से लिसानी फार्मूले के तहत मादरी ज़बान घर की ज़बान की तालीम, से लिसानी फार्मूले के तहत हिंदुस्तानी ज़बानों की तालीम, से लिसानी फार्मूले के तहत अंग्रेज़ी की बतौर ज़बान तालीम। अब देखिए जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पूछा दुरुस्त नहीं है, तो जो इसमें गलत है वो क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। क्योंकि कौमी तालीमी पॉलिसी जो त्रिभाषाई सूत्र बताया गया, 3 लैंग्वेज फार्मूले के ऊपर जो बात की गई है, से लिसानी फार्मूले के ऊपर जो बात की गई है वह यही की है कि पहली ज़बान क्या होगी, मादरी ज़बान होगी, दूसरी क्या है उसके आसपास जो बोली जा रही है या हिंदी होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज होगी या अदर हिंदुस्तानी होगी, और तीसरी क्या होगी वो भी क्या हिंदी होगी या अलग हिंदुस्तानी होगी। तो क्या है इसमें क्लासिकी ज़बान का तस्करा से लिसानी फार्मूले में कहीं नहीं है, से लिसानी फार्मूले में क्लासिकी ज़बान का तस्करा कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मादरी ज़बान का भी मिलता है, हिंदुस्तानी ज़बानों का भी मिलता है, और अंग्रेज़ी को बतौर ज़बान की तालीम का भी मिलता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसका ताल्लुक एकेडमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से है। अब देखिए कि इस पे भी आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट सेकंड वाला देखेंगे तो आपको क्या है कि BICS और फिर उसके बाद क्या है कि CALP के ऊपर आपको डिटेल चर्चा उसमें भी मिलेगी कि क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे केवल हम लोग क्या करेंगे कि इसके जवाब की तरफ जाएंगे कि क्या होता है कि देखिए कि किस ज़बान का ताल्लुक एकेडमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार ज़बान में महारत से होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, वह वक़ूफ़ी एकेडमिक लिसानी महारत होगा। अब देखिए थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए तो बेसिक इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल या क्या है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो बेसिक इंटरेक्शन क्या है कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ये आपको अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अपने परिवार में अपने सदस्यों से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए कि आप क्या है कि रस्मी तरीका कोई इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब हम कोई भी लैंग्वेज स्कूलों में जिसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ज़बान जिसका स्कूल में क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, वह कौन सी ज़बान होती है, कौन सी लिसानी महारत होती है, वो वक़ूफ़ी एकेडमिक लिसानी महारत होती है, कॉग्निटिवली एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्योंकि एकेडमिक ज़बान या मुख्तलिफ मवाद के लिए दरकार। अब देखिए जब तदरीसी मवाद से संबंधित जो कोई भी बात की जाती है, जब उसमें जो लिसानी महारत होती है वह कौन सी होती है, वो वक़ूफ़ी एकेडमिक लिसानी महारत होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8वीं जमात का उस्ताद 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है। क्या है, अंग्रेज़ी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है और तालिबे इल्मों से बगौर सुनने के लिए कहता है। ठीक, और फिर साथ फिर तालिबे इल्मों को 4-4 के ग्रुप में बांटकर असल से करीब मतन दोबारा लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? क्या लिखने का काम कहेंगे, या इख्तिबास का इमला कहेंगे, या क्या इज्तिमाई इमला कहेंगे, या सुनने का काम कहेंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सुनने का काम कहेंगे। क्योंकि 8वीं जमात का उस्ताद जब 5 जुमलों पर मुश्तमिल अंग्रेज़ी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है, क्या करता है, दोबारा सुनाता है, फिर बाद में उसको और फिर बगौर सुनने के लिए भी कहता है, फिर तालिबे इल्मों को 4-4 के ग्रुप में बांटकर उसको असल मतन के करीब दोबारा लिखने के लिए कहता
होता है कि इसी तरीके से आप लोग लिखो अपने लफ्ज़ों में। तो क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो सुनने पर जोर दिया जा रहा है, किस पे, गौर से सुनने के लिए, और वो खुद पढ़कर उसको सुनाता भी है। तो यहाँ पे सुनने का काम होता है, क्या होता है, सुनने का काम। ये भी क्या है 2024 में पूछा गया, जनवरी 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, ठीक, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि क्या है कि दर्ज झेल में से एक सवाल दिया गया है, दर्ज झेल में एक सवाल दिया गया, उसे पढ़िए और बताइए कि यह किस तरह का सवाल है। यह किस तरह का सवाल है कि क्या है कि छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप उसकी तकालीफ और तकालीफ बर्दाश्त करने के हौसले से काफ़ी मुतासिर होते हैं। एक ख़त लिखकर आप उस लड़की के हौसले की तारीफ़ करना चाहते हैं। 120 लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक ख़त लिखें, 120 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक ख़त लिखें। अब देखिए क्या कि आपने सबसे पहले कोई कहानी पढ़ी, अब उस कहानी में जो वह लड़की है उसकी तकालीफ़ और तकालीफ़ को बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत होती है, जो हौसला होता है, उससे काफ़ी मुतासिर हुए और आप उसकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं अपने ख़त के ज़रिए। तो आप उसको कौन सा ख़त लिखेंगे और उसको अब उस ख़त को जब लिखवाएंगे तो ये क्या है कि ये कौन सा सवाल होगा। जब आप कहेंगे कि क्या 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ख़त लिखें तो कौन सा सवाल होगा, क्या इज़हारी सवाल होगा या तवील जवाबी सवाल होगा या इर्तिशाही सवाल होगा या इस्तिदलाली सवाल होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, इर्तिशाही सवाल होगा। क्या होगा, इर्तिशाही सवाल। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि इर्तिशाही सवाल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्पायरिंग क्वेश्चन कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति, किसी शख्स की खुसूसियत से क्या है मुतासिर होते हैं और क्या इंस्पायर होते हैं और उससे मुतालिक जब आप कोई भी सवालात देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्पायरिंग क्वेश्चन बोला जाता है, जिसको उर्दू में कहा जाता है इर्तिशाही सवाल, इर्तिशाही सवाल। तो यहाँ पे क्या है कि वो छोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आप उसकी तकालीफ़ और तकालीफ़ बर्दाश्त करने के हौसले से काफ़ी मुतासिर हुए हैं और आप क्या है कि एक ख़त लिखने के लिए कहा है कि जो कि 120 अल्फाजों पर मुश्तमिल होते हैं, अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, इर्तिशाही सवाल बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उस्ताद ज़बान की तदरीस को मुअस्सर बनाने के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। एक उस्ताद ज़बान की तदरीस को मुअस्सर बनाने के लिए एक हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। इन अशिया को क्या कहा जाएगा, क्या तदरीसी मवाद कहा जाएगा, मुआविन अशिया कहा जाएगा, रिलिया कहा जाएगा या तरीक़े तदरीस कहा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, रिलिया कहा जाएगा। क्या होगा, रिलिया। ठीक, तो अब देखिए कि जो ये क्या है कि ये अलग अलग SST में भी ये सवाल पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है क्या, और साथ साथ उर्दू वाले क्वेश्चन में भी मिला है कि उसमें इस तरीके से था कि एक उस्ताद क्लासरूम में चम्मच, बर्तन, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह लेकर हाजिर होता है और उसमें क्या है कि उसी पर मुनहसिर होकर उनको दर्स व तदरीस देता है। ये कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, तो वह क्या होगा, रिलिया होगा। क्या होगा, रिलिया होगा। रिलिया का मतलब होता है कि क्या है कि आपको क्या दृश्य दिखा कर पढ़ना है, यानी ये एक बसरी आलात में होते हैं। क्या होते हैं, बसरी आलात में। और तदरीसी मवाद क्या होते हैं, जो किताबों में लिखे जाते हैं। माविन अशिया जो क्या उस तदरीस में जो जिसकी मदद से हम तदरीसी काम अंजाम देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वो माविन अशिया होते हैं। तरीक़े तदरीस एक मेथड, अलग अलग तरीक़े तदरीस, जैसे कि व्याख्यान जिसको हम बयानिया तरीका बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि हल मसालात बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं, तदरीस बोलते हैं। ये अलग अलग तरीक़े तदरीस होती है कि जिसकी मदद से हम क्या है कि उस तदरीसी मकासद की हसूलियाबी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तरीक़े तदरीस। लेकिन रिलिया क्या होती है कि अगर क्लासरूम में कोई भी चीज़ हकीकतन उसको पेश कर दिया जाए तो वो क्या होता है, रिलिया। जैसे कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एक उस्ताद ज़बान की तदरीस को मुअस्सर बनाने के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर वह गिनती बताना चाह रहा है ज़बान की, जैसे कि अगर वह इसम की तारीफ बताना चाह रहा है तो वहीं पे दो चार लोगों को इकट्ठा करके क्या उसको दिखा दे कि क्या है कि ये जैद है, ये बकर है, ये उस्मान है, ये अली है, ये वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब क्या है कि ये हकीकी अशिया हो गए। इसी तरीके से अगर किसी जगह को बताया जा रहा है तो उस जगह पे जाकर बच्चों को दिखा दे, उस जगह पे बच्चों को दिखा दे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम हकीकी अशिया को पेश करते हैं क्लासरूम में तो वह क्या होता है, रिलिया होता है। क्या होता है, रिलिया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन बयान दुरुस्त है।
आमोज़ ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में कौन बयान दुरुस्त है? कौन बयान दुरुस्त? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मकामी या पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुखिल होती है। यानी जो मकामी ज़बान होती है पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में, यानी एक इंसान के पास एक ज़बान का इल्म है लेकिन जब वो दूसरी ज़बान की लर्निंग करता है, सीखता है, तो ये जो पहली ज़बान या मकामी ज़बान जो होती है उस दूसरी ज़बान के सीखने में क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ये क्या ये सही है? तो आगे देखते हैं अब दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मकामी या पहली ज़बान की जानकारी का दूसरी ज़बान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहली ज़बान की जो जानकारी होती है और साथ साथ जब वो दूसरी ज़बान की आमोजिश करता है तो वो क्या है कि पहली ज़बान और दूसरी ज़बान में कोई भी लेना देना नहीं होता। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मकामी या पहली ज़बान की जानकारी दूसरी ज़बान की आमोजिश में माविन साबित होती है। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पहली ज़बान की आमोजिश दूसरी ज़बान की आमोजिश से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इसमें जो ज़बान की आमोजिश के बारे में जो बयान दुरुस्त होगा वह तीसरा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहली या मकामी ज़बान की जो जानकारी होती है वह क्या है, जब वो दूसरी ज़बान सीखता है तो ये पहली मकामी या पहली ज़बान क्या होती है, उस दूसरी ज़बान को सीखने में मददगार साबित होती है, माविन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? दर्ज झेल में जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? क्या जुमला कि नज़्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के तरीक़े के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए तरीक़े के लिए इस्तेमाल होता क्या है कि पहले ऑप्शन में क्या है कि लफ्ज़ियात के इजाफे के लिए, फिर दूसरे ऑप्शन में क्या है लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या है कि जुमलों की वज़ा क़ता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफ़ा करना। अब देखिए कि क्या सवाल को गौर से पढ़िए कि दर्ज झेल में जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे नज़्म की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, नज़्म की बात की जा रही है। नज़्म, गीत गाना, गुनगुनाना, ठीक, बच्चों के लिए तरीका है क्या, लफ्ज़ियात के इजाफे के लिए, यानी उसको क्या है कि जो शब्द भंडार होता है उसमें विकास करने के लिए, या ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफत करने के लिए, या अलग अलग लफ्ज़ों से रोशनास कराने के लिए। तो बिल्कुल सही है कि नज़्म पढ़ाया जाता है, उसमें जो हार्ड लफ्ज़ होते हैं और क्या है कि अलग अलग जो लफ्ज़ आते हैं उसमें उनके लफ्ज़ियात में इजाफा होता है बच्चों के, बिल्कुल सही है। लफ्ज़ों और जुमलों की साख्तों को याद करने के लिए कि जुमलों की बनावट क्या है, लफ्ज़ों की साख्त क्या है, उसको भी क्या है कि उसको याद करने के लिए भी नज़्म कराया जाता है। तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, अब क्या है कि जब गुनगुनाया जाता है क्या है, तो सही बात है कि जब गुनगुनाया जाए तो तलफ़्फ़ुज़ की मश्क भी होगी। और यहाँ पे जुमलों की वज़ा क़ता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका नस्र से संबंधित है। किससे मुताल्लिक है? नस्र से मुताल्लिक है। और यहाँ पे नज़्म की बात की गई है कि जुमलों की वज़ा क़ता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना। जब नज़्म गुनगुनाई जाती है तो तलफ़्फ़ुज़ में इजाफा होता है और लफ्ज़ों के ज़ख़ीरे अल्फाज में भी बढ़ोतरी होती है और लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करने में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही होगा और ये गलत हो जाएगा, लेकिन इस वाले सवाल में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा गया है नहीं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर कुतुबखाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? क्या है, कुतुबखाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि क्या समझना चाहिए कि आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मुतनव्वे असनाफ़ से मुतारिफ़ हो सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल है, बिल्कुल सही है, कि असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात कुतुबखानों में पढ़ने के नमूनाजाती किरदार का मुज़ाहरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कुतुबखाने में दरसी किताबों की बुलंदखानी सबसे बेहतर हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो कुतुबखाने में हमेशा खामोश खानी होती है, बुलंद खानी नहीं होती है, और यहाँ पे दुरुस्त नहीं है पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक।
तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का आप लोगों को बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। तो क्या है कि इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट को हासिल करने के लिए अब्बास स्टडी सेंटर को क्या है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर। उसमें भी क्या है, नए नए क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाएगी क्या है कि जो उसमें जो टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए गए हैं, अब उसकी वजाहत के साथ भी अब जो प्रैक्टिस सेट होगा उसकी वजाहत के साथ भी उसमें बात की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।